हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। लेकिन उन जगहों के बारे में बात कैसे होगी? मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक एक करके हम हर एक सवाल पर बात करेंगे और मानचित्र पर आधारित कैसे सवाल आपसे आजकल पूछे जाते हैं, उसका जवाब कैसे आपको देना है, उसकी समझ आपके लिए बेहतर होती जाएगी। तो सबसे पहला हम सवाल देखते हैं कि हालिया खबरों के अनुसार फ्रांस यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। अब आप यहां पे देखिए कि यह खबर है कि यूरोप में शेंगेन डिजिटल वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। तो एक बात आती है कि डिजिटल वीजा तो चलिए ठीक है, जारी किया, लेकिन ये शेंगेन डिजिटल वीजा क्या है, शेंगेन वीजा क्या है? तो यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने आपस में मिलकर यह तय किया है कि उस देश से दूसरे देश की अगर उसे यात्रा करनी है तो उस खास वीजा के माध्यम से वह यात्रा कर सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं होगी। तो जितने देश शेंगेन क्षेत्र के लिए जुड़ गए हैं या जितने देशों ने सहमति प्राप्त कर ली है, बना ली है एक दूसरे के साथ में, वो शेंगेन क्षेत्र कहलाते हैं। अमूमन लोगों को यह लगता है कि यूरोपियन यूनियन के सारे देश जो हैं वह शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जितने भी देश हैं वह उसमें शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत शामिल नहीं है वो देश भी शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में आता है, यूरोप का ही पार्ट है। तो अब सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जलराशियों पर विचार कीजिए: उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी और लायंस की खाड़ी। अब देखिए, फ्रांस से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए फ्रांस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है उपरोक्त में से किस जलराशि का संबंध फ्रांस से है? केवल एक, 3 और 4, 2 और 3 और उपयुक्त सभी। अब देखिए, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम फ्रांस को नजदीक से देखेंगे तो हमें दिखाई देंगी कुछ जगहें, जैसे कि सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको देगा नॉर्थ सी। अब यह जो नॉर्थ सी है, आप देखिए तो फ्रांस से यह क्षेत्र लगा हुआ आपको दिखाई देगा। अगला देखिए इंग्लिश चैनल, यह भी फ्रांस से लगा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद देखिए बिस्के की खाड़ी, ये भी फ्रांस से लगी हुई आपको दिखाई देगी। और उसके बाद फिर आप देखें तो गल्फ ऑफ लायंस, ये भी आपको फ्रांस से लगा हुआ दिखाई देगा। अब ये सारे के सारे जितने विकल्प में चारों थे वो हमें दिखते हैं कि मौजूद हैं, फ्रांस से लगे हुए हैं। अब यहां पे बात करें इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यूके और फ्रांस को जो अलग करता है वह इंग्लिश चैनल ही है और मिनिमम दूरी 35 किलोमीटर के आसपास है। अब जो ऑप्शन आप देखिए इस सवाल का, तो उसके हिसाब से उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, लायंस की खाड़ी जब चारों हैं तो हमारा उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के पहले की खबर देखिए। हाल ही में मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक के दौरान भारत और ओमान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसी वजह से हम थोड़ी सी समझ लेते हैं ओमान और उसके आसपास के क्षेत्र को नक्शे के माध्यम से। पर्शियन गल्फ के आसपास स्थित निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, ओमान, ईरान, इराक, बहरीन और कतर। अब देखिए सवाल में है कि उपरोक्त में से कौन सा या से देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है या है? विकल्प में है केवल एक, केवल 2, 3 और 4, केवल 3 और 4 और उसके बाद केवल 3, 4 और 5। तो अब यहां पे देखिए खाड़ी सहयोग परिषद की बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि खाड़ी सहयोग परिषद में कौन से देश हैं, कौन से देश नहीं हैं। तो चलिए नक्शे में देखते हैं खाड़ी देश होते कौन से हैं। सबसे पहले तो ये समझ जाइए, जो देश पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं अमूमन उन देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर खाड़ी सहयोग परिषद में कौन कौन है? तो खाड़ी सहयोग परिषद में यही देश हैं जो पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं, लेकिन सारे देश नहीं हैं। आप देखें तो कुवैत है, उसके बाद बहरीन, यह भी पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है और खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य है। उसके बाद कतर भी है, सऊदी अरब भी है यह क्षेत्र में। उसके बाद देखें तो यूएई भी है यह क्षेत्र में। उसके बाद देखें तो ओमान भी है। अब आप सोचेंगे ओमान तो यहां है, लेकिन ओमान का देखिए एक पार्ट यहां भी है। तो ये सारे के सारे पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं और ये सारे के सारे किसके सदस्य हैं? खाड़ी सहयोग परिषद के। अब आप सोचेंगे कि यहां पर जितने हम देश देख रहे हैं, हमने जो अभी आगे देखे कौन कौन से नहीं है, तो हमें इराक नहीं दिखा होगा और ईरान नहीं दिखा होगा, लेकिन सऊदी अरब, ओमान, कतर और बहरीन ये चारों हमें दिखे हैं।
यानी कि 1, 2, 5 और 6 ये सारे के सारे सदस्य हैं, लेकिन सदस्य कौन सा नहीं है, तो 3 और 4 सदस्य नहीं है, तो हम कहेंगे सी। अब सी के लिए अब ईरान और इराक नहीं है, तो आप देखिए आप यहां पे ये आपका इराक है और ये आपका ईरान है। तो इस तरह से जवाब तो हमें मिल गया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, 3 दिनों से अधिक समय से मध्य चिली में लगी जंगल की आग के कारण कम से कम 112 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब इसी वजह से चिली चर्चा में है, तो चिली से जुड़ा हुआ एक सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिली देश के संबंध में सही नहीं है? ये देखिए, यह एक लंबा संकीर्ण देश है जिसमें अधिकतम चौड़ाई एंटाफोगास्ता में और न्यूनतम चौड़ाई प्यूर्टो नतालिस में है। दूसरा है, इसके तटीय क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली हम्बोल्ट जलधारा एक गर्म जलधारा है। तीसरा है, इस देश का अधिकतम भाग कर्क रेखा, इसको कर्क की जगह मकर कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो सही कथन में बात लिखी गई है वो मकर रेखा के लिए लिखी गई है, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। फिर इसकी राजधानी सैंटियागो है जो इसके लगभग मध्य में स्थित है। एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट को देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें ये देखना है। अब देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि 2 जगहों के नाम बताए थे, जिसमें एक के लिए कहा था सबसे चौड़ा है और सबसे सकरा है। तो चिली में एंटाफागोस्ता जो है, यह देखिए यह सबसे ज्यादा क्षेत्र ले रहा है। उसके बाद देखिए प्यूर्टो नताल्स प्लेस, यहाँ पे सबसे कम क्षेत्र ले रहा है, सबसे कम चौड़ा है। तो यह जो था पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद देखिए कि इसके तटीय क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली हम्बोल्ट जलधारा एक गर्म जलधारा है। अब आप देखेंगे हम्बोल्ट जलधारा को, तो हम्बोल्ट जलधारा को ही पेरू की जलधारा कहते हैं। अब यह कहां से आ रही है? अंटार्कटिक सर्कल से आगे बढ़ते हुए दिख रही है। अगर यह अंटार्कटिक सर्कल से आ रही है तो यह गर्म कैसे हो सकती है? यह एक ठंडी जलधारा है। अब उसके बाद हमने 2 स्टेटमेंट देख लिए, जिसमें से पहला तो हमें सही मिला था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है यह गलत है, क्योंकि यह गर्म जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा है। हमें जवाब मिल चुका है कि जो गलत है हमें वही बताना था, लेकिन हम आगे के भी देखेंगे क्योंकि अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। सी को देखते हैं, तो इस देश का अधिकतम भाग कर्क, अब जो कि मकर है, हम सवाल को मकर की तरह देखेंगे, मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब क्या सच में ऐसा है? क्या मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है? देखिए, अब यह मकर रेखा है। अब आप देखिए, यह जो चिली का क्षेत्र है इतना सिर्फ उत्तर में है और बाकी जो हिस्सा है वह दक्षिण में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर हिस्सा दक्षिण में है, यानी कि स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर स्टेटमेंट हमारा सही है तो हम तीसरे को सही बोल देंगे। अब चौथे को भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी सैंटियागो है जो इसके लगभग मध्य में स्थित है। अब इसकी राजधानी सैंटियागो है जो लगभग मध्य में स्थित है, तो आप देखेंगे तो आपको इसकी राजधानी सैंटियागो जो मिलेगी यहां पर है, और यह लगभग मध्य में स्थित है, क्योंकि आधा हिस्सा यहां तक है और आधा हिस्सा यहां तक है। अब यहां पे हमने देख लिया कि सही जवाब तो हमें बी में ही मिल गया था, लेकिन हमने सी और डी को फिर भी देखा। एक और बात देखें अगर यहाँ पे, तो केप हॉर्न है जो दक्षिण अमेरिका है, उसके दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद देखेंगे तो अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप इसी तरह से दक्षिणतम मिलेगा। फिर केप कमोरिन मिलेगा भारत की तरफ जब आएंगे। तो अगले सवाल में चलने के पहले हम देख लेते हैं वनाग्नि के बारे में, क्योंकि अभी चिली में वनाग्नि हुई है, इस वजह से जानना जरूरी है कि वनाग्नि है क्या। देखिए, वनाग्नि जो है मुख्य रूप से अगर कहें कि अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन है, और यह प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, शुष्क भूमि अथवा टुंड्रा में पौधे एवं वनस्पतियों के जलने के रूप में कहा जा सकता है। इसमें ईंधन क्या होता है? प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक ईंधन का मतलब जो वन का कचरा है, वन के पौधे हैं, वन के पत्तियां हैं, वन की झाड़ियां हैं, वही ईंधन का काम कर रहे हैं, और वहां जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी। तो ऐसे में क्या होता है कि हवा जो है वहां की, उस क्षेत्र की, वहां की जो स्थलाकृति है उस आधार पर तय होता है कि उस वन में आग लग सकती है या नहीं लग सकती है। अगर नमी ज्यादा है, ज्यादा ग्रीनरी है तो आग लगना मुश्किल है। सूखा जंगल है तो आग लगना आसान है। वन में आग भी होती है जो वह 3 प्रकार की होती है। देखिए, इस तरह की वन में आग लगती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो वन की आग है उसकी वजह से। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं इन वनों की आग के बारे में। देखिए, सबसे पहली जो होती है वह होती है सतही आग। सतही आग किस प्रकार की होती है? वनों में जमीन में जो पड़े जो पत्तियां होती हैं, झाड़ियां होती हैं, जब उसमें आग लगती है तो हम सतही आग कहते हैं। यह धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और बड़ी बड़ी लपटें फिर यह ले लेती है। उसके बाद होती है भूमिगत आग। अब भूमिगत आग किस तरह से होती है? भूमिगत आग दरअसल वनों में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह बहुत गहराई तक जमीन में मौजूद रहता है,
जब उन कार्बनिक पदार्थों में आग लगती है। अब चूंकि वह जमीन की गहराई तक एक तरह से आग लग चुकी है, अब उस जगह पर आग को नियंत्रित करना मुश्किल है, क्योंकि वह जमीन के अंदर कार्बनिक पदार्थों में आग लग के बहुत दूर तक बढ़ते हुए चली जाती है। तीसरी प्रकार की आग थोड़ी सी जमीनी आग जो है भूमिगत आग से मिलती हुई लगती है, क्योंकि यह भी जमीन में जो डफ होता है एक तरह का वन का जो कचरा होता है, जो अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होता है, उसमें जब आग लगती है। और मुख्य रूप से जो टैगा और टुंड्रा क्षेत्र हैं, जो एक तरह से देखा जाए दलदली क्षेत्र हैं, वहां पर जो आग होती है वो इसी प्रकार की होती है। तो तीनों में हल्का अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सवाल अगला है, वह है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा इराक और सीरिया पर किए गए हवाई हमलों में 40 लोगों की मृत्यु हो गई। इराक और सीरिया से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अरब राज्यों की लीग से संबंधित। अब सवाल देखिए क्या है, अरब राज्यों की लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में इसमें 24 सदस्य हैं, जिसमें ईरान और इराक दोनों देश शामिल हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम पहले दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे फिर पहले स्टेटमेंट को, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, हमें यह बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। चलिए अब इसके सदस्यों की बात करें तो देखिए यहां पे हमें 22 नाम दिखाई देते हैं और वो सारे के सारे यहां पर मौजूद हैं। अब आप देखिए, अब ये कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब एक बार फिर से आप देखिए, अरब लीग की जो बात कही गई है इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 है, 24 सदस्य बताया है और यह कहा है कि इसमें ईरान और इराक दोनों शामिल हैं। लेकिन जो 22 सदस्य हैं उसमें देखिए हमें इराक तो दिखाई देता है, लेकिन ईरान इसमें सदस्य नहीं है इन सारे नामों में। तो एक तो सदस्यों की संख्या 22 ही है, 24 नहीं है, और इसमें ईरान भी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा ये गलत है। अब जो सही है या नहीं है इसको भी देख लेते हैं। पहला वाला 22 मार्च 1945 की बात हुई थी, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी, और अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 1944 में इसकी स्थापना, जो 1944 का अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल था, इसको अपनाया गया और 1945 में फिर इसकी स्थापना हुई। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि अरब लीग से मतलब क्या है, तो अरब लीग में जो देश हैं वो हैं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी देशों का संगठन है। और यह संगठन किस प्रकार का है, अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन, मतलब सरकारें आपस में मिलकर कार्य करती हैं इस अरब लीग में। तो याद रखिएगा, लीग ऑफ अरब स्टेट्स इसको बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही निकला, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत निकला। हमें बताना था कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन इसमें गलत है, तो बी इसमें गलत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखने के पहले उसकी खबर देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कोच्चि तट से लगभग 800 मील दूर सोमाली समुद्री लुटेरों की एक नाव को हिरासत में लिया गया है। देखिए किसने हिरासत में लिया है, भारतीय नौसेना ने। कहां पर लिया है, कोच्चि तट से लगभग 800 मील दूरी पर। किसको लिया है, सोमाली समुद्री लुटेरों को। यहां पर एक मीम या एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है। जब सोमाली समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया तो उसमें एक लुटेरा ऐसा भी था जिसने आरसीबी की जर्सी पहनी थी। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब आपको पता है आईपीएल में आरसीबी एक बहुत ही प्रसिद्ध टीम है, तो इस बारे में लोग कह रहे हैं कि आरसीबी के फैन इतने हैं कि वह सोमालिया तक में मौजूद हैं और लुटेरे भी हैं। तो अलग अलग बातें हैं इस तरह की, क्योंकि जर्सी पहनी थी तो लोग अब उसमें चुटकुला बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो ऐसी याद के लिए है आपको कि पता रहे कि कौन से लुटेरे थे, सोमालिया के थे। सवाल पे आते हैं, सोमालिया देश के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखिए कथन, अफ्रीका की मुख्य भूमि पर सोमालिया की तट रेखा सबसे लंबी है। दूसरा देखिए, भूमध्य रेखा इस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तीसरा देखिए, इसके पास सोकोत्रा आइलैंड स्थित है जो सोमालिया के प्रशासन के अंतर्गत आता है। और चौथा है, सोमालिया की सीमा इथोपिया, इरिट्रिया, केन्या और जिबूती से स्पर्श करती है। हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है सोमालिया देश के संबंध में। तो पहले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं कि अफ्रीका के मुख्य भूमि पर सोमालिया की तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए सोमालिया जो है अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिस क्षेत्र को हम कहते हैं उसमें एक प्रमुख देश है। अब इसकी बात करें, इसकी राजधानी जो है मोगादिशु है और सबसे बड़ा शहर है सोमालिया का। ये तो सोमालिया की छोटी सी जानकारी है, लेकिन जो बड़ी बात है कि मेडागास्कर जो है अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की अगर हम बात करें तो मेडागास्कर ऐसा देश है या ऐसा क्षेत्र है जो तट रेखा जिसकी सबसे लंबी है मेडागास्कर की, लेकिन मुख्य भूमि में नहीं है मेडागास्कर।
मुख्य भूमि की अगर बात करें, जो अफ्रीकी मुख्य भूमि है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देश है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है सोमालिया। इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, चाहे तो आप नक्शे में देख सकते हैं। मेडागास्कर देखिए अलग है, अफ्रीका का है लेकिन मुख्य अफ्रीका का नहीं है। और सोमालिया को देखिए तो इसका जो तटरेखा है सबसे लंबा है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक प्रमुख देश है। और इसकी राजधानी देखिए यहाँ पे है मोगादिशु, सबसे बड़ा नगर है। अब यहाँ पे जितनी बातें थी पहले स्टेटमेंट की वह सारी की सारी सही है। दूसरी देखिए, भूमध्य रेखा इस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अब भूमध्य रेखा देखिए, हमें कथन कौन सा सही है यही जाना था। पहला अगर कथन सही मिल गया तो हमें आगे नहीं जाना, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको चारों स्टेटमेंट देखने होंगे। तो अब बी को देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा इस देश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं, यह है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा इसके मध्य से होकर नहीं गुजर रही है क्योंकि अधिकतम हिस्सा कहां है, उत्तर में है, दक्षिण में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट चलिए देखते हैं। अगला स्टेटमेंट जो कहता है वो ये कहता है कि इसके पास सोकोत्रा आइलैंड स्थित है जो सोमालिया के प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो क्या सोकोत्रा आइलैंड है? चलिए देखते हैं। सोकोत्रा आइलैंड यहां पे दिखाई देगा और यह सोमालिया के पास में ही है। तो ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका प्रशासन सोमालिया के पास है? तो नहीं, इसका प्रशासन सोमालिया के पास नहीं है। यह सोकोत्रा आइलैंड है, सोमालिया के नजदीक है, लेकिन इसका प्रशासन जो है वह यमन के पास है। तो यह बात याद रखिएगा, इसका प्रशासन यमन के पास है, सोकोत्रा आइलैंड है। और सोकोत्रा आइलैंड के बारे में मुख्य बात यह है कि यहाँ की जैव विविधता इस प्रकार की है जो विशेष है, यानी कि यहाँ पे मिलने वाली बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे और इसी क्षेत्र में मिलेंगे। इस वजह से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना कि इसे हिंद महासागर का गैलापागोस, हिंद महासागर का गैलापागोस द्वीप कहते हैं। गैलापागोस कहां पे है? गैलापागोस जो है इक्वाडोर का क्षेत्र है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जो इक्वाडोर देश है उसी का एक भाग है, उसका द्वीप है। अब गैलापागोस वही जगह है जहां पर डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी। तो इसी वजह से वहां पर भी अलग किस्म की जैव विविधता दिखाई देती है और यहां पर भी बहुत ही अलग किस्म की जैव विविधता है। ऐसे वनस्पति हैं, जैसे पेड़ हैं, जिनको देखकर आपको लगेगा कि कोई छाता खुला हुआ रखा हुआ है। तो इस वजह से बहुत ही खास है। लेकिन यहाँ का प्रशासन याद रखिएगा, है तो कहने को पास सोमालिया के, लेकिन सोकोत्रा का प्रशासन यमन के पास है। तो हमने ये देखा कि इस सवाल में जितने भी स्टेटमेंट थे उसमें से दूसरा और तीसरा तो गलत है, पहला सही है। अब चौथा वाला सही है या गलत है ये भी देख लेते हैं। सोमालिया की सीमा इथोपिया, इरिट्रिया, केन्या और जिबूती से स्पर्श करती है कि नहीं करती है? चलिए देखते हैं। सोमालिया की जो सीमा है, देखिए इथोपिया से तो साफ साफ करती है, केन्या से साफ साफ करती है, यहां पे बीच में यह क्षेत्र है जिबूती, जिबूती से भी साफ साफ करती है। अब देखेंगे तो जिबूती से भी साफ साफ कर रही है, लेकिन दिक्कत की बात है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती से करने के साथ इरिट्रिया के साथ नहीं कर रही है। इरिट्रिया के साथ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सोमालिया और इरिट्रिया के बीच में आ जाता है जिबूती। और हमारा जो स्टेटमेंट था वह यह कह रहा था कि इन चारों के साथ करती, जबकि चार नहीं है। इथोपिया है, केन्या है, जिबूती है, इरिट्रिया नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। हमें जवाब मिल चुका है कि सही कथन ए वाला था। अब अगला सवाल की खबर देखिए। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चीन वाहन निर्यातक देशों में जापान को पछाड़कर सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। चलिए चीन के आसपास की खबर है, यानी कि हमें थोड़ा सा उसी के बारे में जानना पड़ेगा। यदि आप हांगकांग से अपनी हवाई यात्रा बीजिंग के लिए प्रारंभ करते हैं तो चीन के पूर्वी तट में मिलने वाली निम्नलिखित प्रमुख नदियों के आने का क्रम क्या होगा? कहां से कहां यात्रा करनी है? देखिए हांगकांग से अपनी यात्रा शुरू करनी है और बीजिंग तक जाना है। तो जब यहां से हम हवाई यात्रा हांगकांग से बीजिंग तक जाएंगे तो जो नदियां हैं, पहले कौन सी नदी पड़ेगी, फिर कौन सी, हमें ये जानना है। अब ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है। जियोंग नदी है, जीजियोंग है, हुआंग हो है और यांगजी है। चलिए देखते हैं, आपको बताना है सही कूट का चुनाव करके क्रम कौन सा होगा, 1-3-2, 3-2-1, 2-3-1 या 1-2-3। अब चलिए नक्शे पर देखते हैं। ये आपका हांगकांग है और जाना कहां पे है आपको? यहां पर जाना है बीजिंग में। तो आप देखिए हांगकांग से चलना शुरू करते हैं और आपका हवाई जहाज हांगकांग से बीजिंग की तरफ जा रहा है।
उसके बाद अब आपको यह देखना है कौन सी नदी रास्ते में पड़ती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो नदी जाते हुए दिखाई देगी वो जिंगजियांग है, फिर उसके बाद दूसरी नदी है यांगजी, और उसके बाद फिर तीसरी नदी है वह है हुआंग हो। तो 3 नदियों का क्रम है, जीजियांग, यांगजी और हुआंग हो। अब चलिए देखते हैं, जीजियांग, यांगजी और हुआंग हो, यानी कि 1, 3 और 2, यानी कि ए हमारा सही उत्तर है। जवाब हमें मिल चुका है कि ये हमारा सही उत्तर है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इन तीनों नदियों के बारे में, जिसमें से सबसे पहली नदी है हुआंग हो, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये जहां से आती है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, वहां से वह पीले रंग में आती है। पीले रंग में क्यों आती है? वहां की मिट्टी का रंग पीला होता है। अब यह जो नदी है, इसकी सबसे खास बात यह है, चीनी सभ्यता का जन्म स्थान इसे माना जाता है। लंबाई आपके सामने है 5464 किलोमीटर। इसका नाम इसके पीले रंग के आधार पर होता है। और याद रखिएगा, जो प्राचीन चीनी सभ्यता है, इसका जन्म स्थान कहां पे है? इसी हुआंगहो नदी के किनारे है। अब उसके बाद देखिए अगली है यांगजी नदी। यांगजी नदी जो है वह सबसे खास है, क्योंकि यह नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर सिर्फ एक देश में बहने की बात हो कि सिर्फ एक देश में बहने वाली सबसे दुनिया की लंबी नदी कौन सी है, तो यांगजी नदी है। पूरी तरह से एक देश के भीतर बहती है, उसमें सबसे नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा लंबी नदी है यांगजी नदी। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब अंतिम और महत्वपूर्ण बात, चीन की 1/3 आबादी जो है, यानी कि अगर 100 आबादी है तो 33 लोग यहां पर रहते हैं इस नदी के किनारे, यानी कि 1/3 बहुत बड़ी संख्या है यांगजी नदी के तट पर, यानी कि उसके बेसिन के क्षेत्र पे रहता है। अब उसके बाद देखिए जीजियांग में जो जी नदी प्रणाली है, नदियों की एक ऐसी प्रणाली है जो मिलकर दक्षिणी चीन की सबसे लंबी नदी बनाती है। तो याद रखिएगा, जीजियांग जो है दक्षिणी चीन की सबसे लंबी नदी है। तीनों नदियों के बारे में हमें पता चल गया, जवाब हमें मिल चुका था। अगले सवाल के हम खबर पर आ जाते हैं। खबर क्या है? हाल ही में लाओस द्वारा मेकोंग नदी पर बनाई जा रही बांध परियोजना से विवाद उत्पन्न हुआ है। अब सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से मेकोंग नदी प्रवाहित होती है? म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस, थाईलैंड। कहने का मतलब यह है कि जिन जिन देशों से प्रवाहित होती है मेकोंग नदी, क्या हमें पता है? यही हमें देखना है। चलिए सही विकल्प चुनिए, केवल 1, केवल 2, 1 केवल, या फिर 1 और 2 दोनों। क्या बताना है कि किससे सही विकल्प चुनना है? चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखिए, चीन में जो मेकोंग नदी है वहां से निकलती है और उसके बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और फिर उसके बाद वियतनाम से होते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो कितने देश हैं? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, 6 देश हो गए। इन 6 देशों से गुजरती है मेकोंग नदी। अब मेकोंग नदी 6 देशों से जहां से गुजर रही, उसमें आप देखिए थाईलैंड का नाम आता है, लाओस का आता है, म्यांमार का आता है, बांग्लादेश का नाम नहीं है। तो केवल 2 एक ऐसा है जिसका नाम नहीं है। तो याद रखिएगा, केवल 2। अब देखिए बांग्लादेश क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश यहां पर है। अब ये बांग्लादेश का क्षेत्र है और कहां पे इतनी दूरी पे मेकोंग नदी है, कोई संबंध ही इनका आपस में नहीं है। अब थोड़ी सी मेकोंग नदी के बारे में हमें और जानना जरूरी है। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है, जो मेकोंग नदी है यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी, और एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी, और दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी। लंबाई 4350 किलोमीटर। पर अंतिम और महत्वपूर्ण बात, यह चीन के दक्षिण पूर्वी किंगहाई प्रांत से निकलती है। तो मेकोंग नदी कहां से निकलती है? चीन में कहां से निकलती है? जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे किंगहाई प्रांत से, और ये कहां पे है? दक्षिण पूर्वी किंगहाई प्रांत। उसके बाद चलिए अगले सवाल के खबर पर आते हैं। हाल ही में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अमेरिकी राजदूत ने टिप्पणी की कि भारत क्वाड देशों में ड्राइविंग सीट पर है। भारत के बारे में तो यह कहा अमेरिकी राजदूत ने कि भारत क्वाड देशों में ड्राइविंग सीट पर है, यानी कि अगर एक कार में 4 देश बैठे हैं जिसमें से जो ड्राइवर है वह भारत है, यानी कि दशा और दिशा वही तय कर रहा है। अब इसमें अमेरिका कहां बैठा है? तो ड्राइवर सीट के जस्ट जो बगल वाली सीट है वहां पर अमेरिका बैठा है, ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए अब क्वाड के बारे में एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से 4 देश क्वाड के सदस्य हैं? भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, जापान, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। हमें बस ये जानना है कि वो कौन से 4 देश हैं जो क्वाड के मेंबर हैं। अब चलिए देख लेते हैं उसको। अब जो क्वाड है उसके बारे में कि यह 4 लोकतंत्रों का समूह है, ये तो आपको पता है। और इस क्वाड समूह के बनने का जो लक्ष्य था
वह लक्ष्य क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था, स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्वतंत्रता, समृद्धता की बात कही गई थी। और स्वतंत्रता की बात कही गई है, इसका मतलब है कि व्यापार वहां पर आराम से हो सके, व्यापारिक मार्ग में कोई खतरा ना रहे और वहां पर शांति भी बनी रहे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यह क्वाड का नाम सबसे पहली बार कब आया था, तो 2007 में इसके बारे में विचार किया था जापान के प्रधानमंत्री ने, शिंजो आबे ने पहली बार सोचा था। अब वो क्वाड देश कौन कौन से हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो वो क्वाड देश एक तरफ से आप देख लीजिए तो यूएसए सबसे पहले दिखेगा आपको, यूएसए में ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, गेस कीजिए ये कौन सा क्षेत्र है यूएसए का। उसके बाद इंडिया, उसके बाद जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हो गए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पर। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और युगांडा। हमें बताना है कि कांगो बेसिन का भाग कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कांगो बेसिन कहां पे है। तो अफ्रीका में देखें तो नील नदी के बाद बहने वाली सबसे लंबी नदी कोई है तो कांगो नदी है, जिसे हम जायरे नाम से भी जानते थे। अब हम यह देखेंगे कि जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट के पास से ही यह निकलती है, यानी कि जो अफ्रीका की उच्च भूमि है वहां से निकलती है और उसके बाद यह जाके पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए समुद्र में मिल जाती है। अब इसके बारे में जो इसका क्षेत्र है बात कर रहा है बेसिन की, तो इसके बेसिन में कौन सा इस भाग नहीं है, तो देखते हैं। जो आपको यहाँ पे इस कांगो नदी के आसपास का हरा क्षेत्र दिख रहा है वो बेसिन का ही क्षेत्र है। अब आप देखिए कैमरून की पहुंच इस हरे क्षेत्र तक है, लेकिन आप देखिए नाइजीरिया काफी दूर है। उसके बाद आप देख लीजिए साउथ सूडान काफी दूर है इस बेसिन से, फिर युगांडा, इसका भी संबंध देखिए बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। सबसे नजदीक में कौन सा है, कैमरून है, और कैमरून बेसिन में दिखाई देता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, कैमरून। तो याद रखिएगा इसका जवाब हो गया ए, जो कांगो बेसिन का एक भाग है। अब एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित आइलैंड को उनके द्वारा प्रशासित किए जाने वाले देश के साथ मिलान कीजिए और असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। आइलैंड प्रशासन, प्रिंस एडवर्ड दक्षिण अफ्रीका, मायोटे फ्रांस, बोनिन जापान, गुआम और फ्रांस। अब इसमें क्या बताना है, कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड यहीं तक, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।